हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आज मैं आपको इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाऊंगा। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किस लिए हुआ, किन कारणों से हुआ। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो जो निरंकुश शासक थे, यूरोप में निरंकुश शासक थे, वे निम्न वर्ग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। चाहे वो फ्रांस ले लीजिए या रूस ले लीजिए, यहाँ तक कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे जो शासक थे वही अपने जनता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो उसी निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, वहाँ पे जन विद्रोह हुआ। वहाँ पे उन जनता ने जो काफ़ी आर्थिक समस्याएं झेल रहे थे, उन्होंने उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक आंदोलन किया, एक क्रांति की, जो बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के रूप में दिखाई दी। तो हम पिछले जो 9th का था उसमें हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासों में, किस तरह से फ्रांस में क्रांतियाँ हुई, किस तरह से जर्मनी में क्रांतियाँ हुई। वो मुख्य क्रांति किन कारणों से हुई, वो क्रांति जो हुई उसका मुख्य मुद्दा ही था, मुख्य कारण था उनकी आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, इसके साथ साथ उनको राजनीतिक महत्व भी नहीं दिया जाता था। तो इन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो धीरे धीरे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ 1848 के आसपास। उसके पश्चात वह धीरे धीरे क्या हुआ, अन्य देशों में, यूरोप के साथ साथ अमेरिका महाद्वीप और फिर एशिया, यहाँ तक कि भारत, इन देशों में भी फैलने लगा। तो ये था कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का। अब उसमें का जो पहला चैप्टर है, फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई और उस दौरान राष्ट्र के विचार, यानी कि उन समय की जो जनता थी उनका क्या विचार था इस क्रांति के पीछे। तो इसमें का मैं कुछ आपको टॉपिक के द्वारा, कुछ पॉइंट के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789। तो जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, यानी कि राष्ट्रवाद को लेकर जो पहली बार जो घटनाएं घटी वो 1789 के आसपास हुई, क्योंकि 1789 में ही फ्रांस की पहली क्रांति, फ्रांस में जो सफलतापूर्वक जो क्रांति हुई वो कब हुई, 1789 ईस्वी में ही हुई। तो जो संपूर्ण भूभाग था उस समय, जो फ्रांस का संपूर्ण भूभाग था, उस पर किसका अधिकार था, निरंकुश राजाओं का। ये कह सकते हैं कि 1789 ईस्वी लुई 16वां जो था शासक, उसका अधिकार था जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका जो क्या कारण था, राजनीतिक और संवैधानिक बदलावों का। यानी कि उस समय जो जनता, जो जो स्टेट जनरल थी, या कह सकते हैं जो स्टेट था, जो उस समय का समूह था, 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक कुलीन वर्ग के लोग आते थे, पादरी वर्ग के लोग आते थे, और एक तीसरा जनसाधारण वर्ग के लोग आते थे। तो पादरी और कुलीन वर्गों को तो बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो तीसरा वर्ग था, जनसाधारण वर्ग, उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार होता था, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। इस बात को लेकर विद्रोह हुआ था। प्रारंभ, जैसे शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके लिए अनेक कदम उठाए गए थे। उस समय के जो नागरिकों ने, जो थर्ड पार्टी के, यानी कि तीसरे पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने उसको, उन क्रांतियों करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उन्होंने क्या किया, संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, क्योंकि अकेले कोई क्रांति नहीं कर सकता था, जबकि समूह के लोग उसमें शामिल न हो, अकेले कोई क्रांति नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, सामूहिक विचार पर बल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना, जिसके पहले ध्वज, राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। एक झंडा उन्होंने चुना जिसने क्या लिया, उसने फ्रांसीसी तिरंगे का स्थान लिया। तो इस तरह से जो पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, या हम कह सकते हैं कि
फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत किन कारणों से हुई? निरंकुश शासकों की समाप्ति के लिए, यानी कि निरंकुश शासन को हटाने के लिए फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और अंततः 1789 ईस्वी में तो उन्हें सफलता भी मिली। 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो था निरंकुश शासन वह समाप्त हो गया था। उसके पश्चात ही 1789 ईस्वी के पश्चात ही गणतंत्र की स्थापना हुई थी और संविधान बनाए गए थे। अब मैं दूसरे पॉइंट के माध्यम से आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली। ये नेशनल होगा, नेशनली नहीं, नेशनल, नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का जो नाम था वो नेशनल असेंबली घोषित किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जब स्टेट जनरल के लोग थे, थर्ड पार्टी के जो लोग थे, जन साधारण वर्ग के लोग थे, उन्होंने राजा से क्या कहा था? निरंकुश शासक जो था लुई सुलामा, उससे कहे थे कि जो समूहों की बैठक हुई थी उस समय, स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी उसमें इन तीसरे पार्टी के लोगों ने क्या कहा था? जन साधारण वर्ग के लोगों ने कहा था कि हर व्यक्ति को, इस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनको मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि जो मत दिया जाता था वो ग्रुप का एक ही मत माना जाता था। यानी कि जो 3 ग्रुप था, 3 पार्टी, तो तीनों का सिर्फ 3 मत होता था। लेकिन इस जनसाधारण वर्ग के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो मत होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि उस समय जो तीसरा पार्टी जनसाधारण वर्ग के लोग थे उसमें कितने सदस्य थे? 600 सदस्य। जबकि इसके अलावा जो दूसरे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग थे उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 300 सदस्य थे। दोनों में कितने सदस्य थे? कुलीन वर्ग में 300 सदस्य और पादरी वर्ग में भी 300 सदस्य थे। तो इसके बाद क्या किया गया? स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब क्या किया गया? बहुत सारी रचनाएं की गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। यानी कि इन लोगों ने क्या किया? जो तीसरे पार्टी के लोग थे उन्होंने ये सब राष्ट्र के नाम पर किए। यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले नेशनल जो असेंबली अपने आप को घोषित किया था वो क्यों किया था? एक संविधान बनाने के लिए। उन्होंने क्यों किया था? एक संविधान बनाने के लिए जो कि सरकार जो थी उस समय की, यानी कि राजतंत्र सरकार, निरंकुश शासन की जो सरकार थी उसको रोक सके, उसको कुछ उस पर निरंकुश लगा सके, यानी कि उस पर कुछ कंट्रोल कर सके। अब ये सब राष्ट्र के नाम पे हुआ था, लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। यानी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए, जो स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया, उसमें ऐसा संविधान बनाए जाने का प्रावधान था जो कि सभी के लिए एक बराबर हो। यानी कि सबको एक बराबर अधिकार दिया जाए, जीवन का अधिकार हो या आर्थिक विचार व्यक्त करने का अधिकार हो या अवसर का अधिकार हो, सभी को एक बराबर मिलना चाहिए। जबकि जो निरंकुश शासन था उस दौरान राजतंत्र प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर आगे क्या किया गया? आंतरिक जो आयात निर्यात शुल्क था वो समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया था? भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली रखी गई। पेरिस में कैसी बोली रखी गई? फ्रेंच जैसी बोली रखी गई। यानी कि जो फ्रांस की मुख्य भाषा थी क्या थी? फ्रेंच थी, तो उसे ही रखा गया। इसके बाद क्या हुआ? वही राष्ट्र की साझा भाषा माना गया। यानी कि जो राष्ट्र की मुख्य भाषा थी वो उसी को माना गया। किसको? फ्रेंच को। किसे माना गया? फ्रेंच। फ्रेंच को ही राष्ट्र की मुख्य भाषा माना गया। अब अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी लोगों का लक्ष्य यूरोप को निरंकुश शासन से मुक्त करना। फ्रांसीसी जो लोग थे, क्योंकि अब जो तीसरे वर्ग के लोग थे यानी कि जनसाधारण वर्ग के लोग थे, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि फ्रांस से निरंकुश शासन समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पादरी वर्ग के लोग थे उनको तो बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, जन्मजात अधिकार दिए गए थे। कुलीनों को भी बहुत सारे जन्मजात अधिकार दिए गए थे।
लेकिन जनसाधारण वर्ग काफ़ी परेशान था, क्योंकि इसको राज्य को भी कर देना था, कुलीनों को भी कर देना था और पादरी वर्ग को भी कर देना था। तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए ये निरंकुश शासन से मुक्ति चाहते थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? निरंकुश शासन से मुक्ति। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा, यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि फ्रांस यूरोप के जो अन्य लोग हैं, यानी कि अन्य राष्ट्र, उनको भी मदद करेगा, अपने साथ साथ उन लोगों को भी मदद करेगा। इसी दौरान क्या हुआ था? जैकोबिन की स्थापना भी हुई थी। जैकोबिन क्लब जो किसने स्टार्ट किया था? शिक्षित, जो तीसरे वर्ग के ही जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग, उन्होंने आगे चलकर जो मध्यम वर्ग के लोग कहलाए, उन्होंने ही क्या किया? उन्होंने ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की। किस क्लब की स्थापना की? जैकोबिन क्लब, जिसका मुख्य नेता क्या कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इसका मुख्य नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के इलाके में ये घुसे। कौन? फ्रेंच की सेनाएं। उसके बाद क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को भी विदेशों में ले जाने लगी। उन्होंने क्या किया? पहले तो उन्होंने निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए अपने देश में आंदोलन किए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने देश के साथ साथ अपने देश के बाद हॉलैंड में भी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन देशों में भी 1790 के दशक में, यानी कि 1790 के आसपास, इन्होंने अपने देश के साथ साथ कुछ अन्य देशों में भी इस प्रकार की भावनाओं को विकसित किया। अब अगला पॉइंट है नेपोलियन का प्रभाव। अब इस दौरान इन आंदोलनों में नेपोलियन ने किस प्रकार से इन आंदोलनों को प्रभावित किया, ये हम पढ़ेंगे। तो जो नेपोलियन था, बाद में 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1803-4 के आसपास, जो नेपोलियन था वो 1803 से 4 के आसपास वो क्या बना? वो फ्रांस का सम्राट बना, यानी कि फ्रांस का शासक बना। उसने शासक बनते ही फ्रांस का एक विशाल क्षेत्र अपने नियंत्रण में कर लिया और क्या किया? सुधारों की शुरुआत की। उसने क्या किया? फ्रांस का एक विशाल क्षेत्र अपने अधीन कर लिया और सुधार, यानी कि फ्रांस में जो भी कमियां थी उसको दूर करने का फ्रांस किया, मतलब शुरुआत की। और ये शुरुआत जो थी वो पहले से ही आरंभ भी हो चुकी थी, यानी कि जो सुधारों की शुरुआत थी, क्योंकि राजतंत्र 1789 के आसपास ये राजतंत्र समाप्त हो चुका था, संविधान बनाया गया था, जैकोबिन दल की स्थापना हुई थी, बाद में मध्यम वर्ग के लोगों ने भी शासन किया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी, तो समस्याएं तो थी ही, लेकिन फिर भी सुधार हो रहे थे। तो इसके साथ साथ नेपोलियन ने भी कुछ सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और कमी या समस्या देखने को मिली कि नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन के आने के बाद जो राजतंत्र समाप्त हो गया था, यानी कि जो राजा का शासन समाप्त हो गया था, यानी कि संविधान बने थे, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, वह राजतंत्र पुनः वापिस आ गया। नेपोलियन के आने के बाद वह राजतंत्र पुनः वापिस आ गया था, यानी कि राजा का शासन पुनः होने लगा। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या हुआ? क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया गया और 1804 की नागरिक संहिता, जिसमें आमतौर पर नेपोलियन की ही संहिता के नाम से जाना जाता है, जो नेपोलियन ने कुछ नियम बनाए थे, जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता। कब? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने तरफ से कुछ नियम बनाए जो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ नियम बनाए गए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जैसे कि कुलीनों को और पादरियों को कुछ जन्म सिद्ध अधिकार दिए गए थे। जैसे कुलीन पादरी वर्ग का क्या अधिकार था कि चर्चों को कर देना था, आम आदमी चर्च को कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? आम आदमी तो चर्च को कर देंगे, लेकिन अन्य लोग को, जनसाधारण वर्ग के लोगों को कर देना होगा, चर्च को भी और राज्य को भी, लेकिन पादरी वर्ग के लोग कर नहीं देंगे राज्य को। तो इस प्रकार का कुछ अधिकार दिया गया था जो समाप्त कर दिया गया। इसके साथ क्या किया गया?
बराबरी और संपत्ति का अधिकार बनाया गया है। ऐसा कानून बनाया गया जिसमें समक्ष बराबरी हो और संपत्ति यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया जाए। और क्या किया गया, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी इस कानून को, जो फ्रांस के नियंत्रण में भी जो क्षेत्र थे यानी कि फ्रांस के जो अधीन क्षेत्र थे वहाँ पे भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया। यानी कि इसके अलावा क्या किया, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यानी कि जो किसानों पे बहुत सारे कर, किसानों को बहुत सारे कर देने होते थे, राज्य को भी कर देना होता था और इसके साथ कुलीनों को भी कर देना होता था और पादरी वर्ग को भी कर देना होता था, चर्च को भी कर देना होता था। वो सब क्या किया गया, धीरे धीरे सरल बना दिया गया। यानी कि उस प्रकार जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था का मतलब क्या था कि कुलीन वर्ग को कर देना पड़ता था अलग से, उसको समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, किसानों के लिए भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। यानी कि जो अलग प्रकार के कर थे किसानों के लिए वो भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। यानी कि जो उद्योगपति थे उन्हें भी बहुत सारे लाभ मिले। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से इलाके से दूसरे इलाके में पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। यानी कि किसानों को तो लाभ दिया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ उद्योगपतियों और अन्य लोगों को भी लाभ इससे मिला। लेकिन क्या हुआ, बाद में जीतते हुए जो इलाके थे वो फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। फ्रांस में तो सभी लोग सहमत थे, लेकिन जो फ्रांस के अधीन अन्य जो फ्रांस ने अन्य क्षेत्रों पे कब्जा किए हुए था, जो फ्रांस के अधीन था, उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, मिली जुली थी। यानी कि वे उससे कुछ लोग उससे सहमत थे और कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे। शुरुआत में जो अनेक स्थान थे, जैसे हॉलैंड था, स्विट्जरलैंड था, उन्होंने क्या किया, उनके जो कुछ शहर थे, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, स्वागत किया कि ये फ्रांस की तरफ से जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में वह जो सम्मान था वह दुश्मनी में बदलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, जो बढ़े हुए कर थे, यानी कि जो बढ़े हुए कर थे और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों को मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आ रहे थे। जो बढ़े हुए कर, सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए देश में सुधार के लिए, लेकिन जो मुख्य समस्या क्या थी वो कर थी। जो बढ़ा हुआ कर था उसने उनको पुनः क्या हुआ, उसने उनको पुनः क्योंकि ये राजतंत्र पहले से ही था, ऊपर से कर देना पड़ रहा था, सरकार ने सुविधाएं भी दी लेकिन उसके साथ साथ कर भी लग रहा था, तो उस कर के आने से बहुत सारे नुकसान बाद में आने वाले भविष्य में बहुत सारे नुकसान होने की संभावना भी बढ़ रही थी। तो इस तरह से देखिए, जो फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, उसके पश्चात क्या हुआ, संविधान बनाया गया। 1791 में संविधान बनाया गया। फिर इसके बाद 1793 और 94 में क्या हुआ कि उसमें आतंक का युग था, यानी कि जनता का काफ़ी शोषण किया गया। उस दौरान भी संविधान था, लेकिन जनता का, मध्यम वर्ग के लोगों ने, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जनता का काफ़ी शोषण किया। और इसके बाद कुछ कार्यपालिका संबंधित शासन जिसे क्या कहते हैं, डायरेक्टरी शासन। 1793-94 में डायरेक्टरी शासन की नींव पड़ी, डायरेक्टरी शासन स्थापित हुआ। लेकिन इसी दौरान इस शासन में बहुत सारी कमियां आई, जिसके बाद अंततः नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। और नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन किया, कुछ समस्याएं थी, कुछ उसने सुविधाएं भी दी, लेकिन वो समस्याएं को समाप्त नहीं कर सका। और अंततः आप सभी पिछले अध्यायों में पढ़े होंगे कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 के आसपास हुआ होगा। तो उसी दौरान क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट उस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में हार गया था और पुनः फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में पुनः गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो आई होप आपको ये पहला जो टॉपिक था, पहला अध्याय का पहला टॉपिक था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।